Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi and I am going to present now with the new concept that is relief of tax under section 89. This topic comes under the concept income tax. अभी तक हमने जो इनकम टैक्स की वीडियोस देखी हैं उसमें हमने रिबेट ऑफ टैक्स पढ़ा था. रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 87A और रिबेट ऑफ टैक्स की जो वीडियोस थी वो लेसन नंबर 5 तक आपको प्रोवाइड की गई थी और उसमें पूरा कंसेप्ट समझाया गया है और एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस भी क्लियर कराए हैं. रिबेट के बाद हमारे पास टॉपिक आता है रिलीफ ऑफ टैक्स और ये जो रिलीफ ऑफ टैक्स होता है ये हमें किसके सेक्शन के अंडर मिलता है? अंडर सेक्शन 89. एंड ये जो वीडियो होगी ये हमारी लेसन नंबर 1 वीडियो होगी. This video is beneficial for the BCom program, BCom honors students and the students who are preparing for the UGC NET exam or JRF in commerce subject. ठीक है. बेसिकली रिबेट और रिलीफ में फ़र्क क्या होता है? जो रिबेट का कंसेप्ट था, रिबेट का कंसेप्ट वहाँ एप्लीकेबल होता है बेटा जहाँ पे एक इंडिविजुअल हो और वो इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल का रेजिडेंट होना चाहिए कंट्री का प्रीवियस ईयर में. ठीक है, जिस ईयर में उसने पैसा कमाया है और असेसमेंट ईयर में वो उस पैसे के ऊपर टैक्स पे करता है और उसकी जो टोटल इनकम होगी दैट इज उसकी जो जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास टोटल इनकम बचती है वो उसकी 3,50,000 से अगर कम होगी तो ही वो रिबेट का ऑप्शन अवेल कर सकता है. रिबेट बेसिकली तब दिया जाता है कि जब एक इंडिविजुअल जिसकी ऑलरेडी लोअर इनकम ब्रैकेट में आता है वो बट फिर भी उसको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की वजह से उसको टैक्स देना पड़ रहा है तो उसके लोअर टैक्स बर्डन को और लोअर बनाने के लिए हम रिबेट दैट इज एक छूट दे देते हैं. वहां पे होता क्या है कि जब आप अपना सारा टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर देते हो उस टैक्स के अमाउंट में से जो आपका रिबेट का एग्जेम्पशन लिमिट है वो माइनस हो जाती है जिससे आपको कम टैक्स देना पड़े. ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट ये रिबेट का था. बट जब हम रिलीफ का कंसेप्ट पढ़ते हैं, रिलीफ का कंसेप्ट तब आता है जब एक इंडिविजुअल उसको इस साल जो टैक्स देना पड़ रहा है वो तो दे रहा है बट पिछले साल की वजह से उसको पिछले साल की कुछ इनकम मिली है इस साल में जिसकी वजह से उसकी जो टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी इनकम जो पिछले साल मिलनी थी जिस पे उसको टैक्स पिछले साल देना था बट वो आज टैक्स इस साल दे रहा है, इस वजह से उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई है और उसको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है. वैसे ही उसके ज़्यादा टैक्स बर्डन को फिर से रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम रिलीफ देते हैं. रिबेट का कंसेप्ट तब आता है जब आपकी टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और वो 3.5 लाख से कम होगी तो ही रिबेट का कंसेप्ट आता है. बट रिलीफ का कंसेप्ट बेटा तब आता है जब जो इनकम आपकी पिछले साल से बिलोंग करती है बट आपको रिसिप्ट इस साल हुई है, इस वजह से आपको टैक्स इस साल देना पड़ रहा है, इस वजह से आपकी इनकम बढ़ गई है क्योंकि पिछले साल की इनकम आपकी इस इनकम में ऐड हो रही है क्योंकि मिली आपको अब है. तो इस वजह से जब इनकम बढ़ जाती है जिस वजह से टैक्स रेट बढ़ जाता है तो आपको अब टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको रिलीफ मिलता है. दोनों में फर्क समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रिबेट कब मिलता है और रिलीफ कब मिलता है. बेसिकली आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कंसेप्ट है क्या. ठीक है, तो अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. अभी सिर्फ मैंने जस्ट एक थ्योरी के थ्रू समझाया आपको. तो चलिए आगे देखते हैं. देखिए, What is relief under section 89 सब सेक्शन 1. हमेशा याद रखना जो रिलीफ का कंसेप्ट है वो सेक्शन 89 के अंडर आता है. टैक्सेस कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. बेटा असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे करते हैं. फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर से पहला वाला ईयर होता है, उसमें आपने पैसा कमाया होता है. अब जो पैसा टोटल इनकम या टोटल इनकम की बात हो रही है, व्हाट इज दिस टोटल इनकम? जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस इज नोन एज टोटल इनकम. बात क्लियर हो रही है? तो जो आपने टोटल इनकम अर्न करी या आपको रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपको जो भी पैसा रिसीव हुआ उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो. इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी पास्ट ड्यूज पेड इन द करेंट ईयर, वही मैंने बताया कि पिछले साल की जो इनकम आपको मिलनी थी वो आपका ड्यू रह गई, आपको नहीं मिली, बट वो जो पास्ट इनकम थी वो जो ड्यू रह गई वो आपको इस साल मिली है. ठीक है, तो यू मे बी वरिड अबाउट पेइंग अ हायर टैक्स ऑन सच एरियर्स. एरियर्स क्या होते हैं? जो पैसा रह गया है. ठीक है, वो एरियर्स जो पैसा रह गया है और आज आपको रिसीव हो रहा है तो जो आपका अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट जो रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब भी पैसा आपको रिसिप्ट होता है उसके बेसिस पे हमें टैक्स लगाना होता है. तो रिसिप्ट कब हुआ? इस साल, तो इस साल पे ही टैक्स रेट लगेगा.
जबकि इनकम पिछले साल की थी, पिछले साल पे टैक्स लगना चाहिए था, बट रिसिप्ट इस बार हुआ तो इनकम और बढ़ गई है। मेरी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है, बट मुझे 2 लाख रुपए वो इनकम दिखानी पड़ रही है जो मुझे पिछले साल मिलनी थी पर मुझे मिली इस साल है। तो बेटा टोटल इनकम मिली कितनी है? 12 लाख। मैं 10 लाख नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे 2 लाख रुपए भी दिखाना पड़ेगा जो इस साल मुझे मिला है। बात समझ आ रही है? जिस वजह से मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा हो गई है। क्लियर? टू सेव यू फ्रॉम एनी एडिशनल बर्डन ऑफ टैक्स ड्यू टू डिले इन रिसीविंग इनकम, आपको डिले हो गया, जो इनकम आपको पिछले साल मिलनी थी वो अब आपको इस साल मिल रही है, डिले हो गया। इस डिले की वजह से आपको एडिशनल बर्डन ऑफ टैक्स को बियर करना पड़ेगा। इस एडिशनल बर्डन ऑफ टैक्स से सेव करने के लिए जो टैक्स लॉज हैं आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? रिलीफ। किसके अंडर रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है? अंडर सेक्शन 89। In simple words, you do not pay more taxes if there was a delay in payment to you. Simple words में ये है कि आप ज़्यादा taxes पे नहीं करेंगे अगर आपकी पेमेंट में डिले होगी। मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपना पूरा काम किया था, बट कंपनी में कुछ ऐसे लॉसेस हो गए थे या कंपनी को कुछ ऐसे अनफोर्सीन सिचुएशंस आ गई थी कि कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से कंपनी ने जो मुझे पेमेंट दी वो नेक्स्ट ईयर में दी। तो नेक्स्ट ईयर की जो पेमेंट मुझे उसने पिछले साल देनी थी वो पेमेंट मुझे उसने इस बार दी। तो मेरी तरफ से डिले नहीं हुआ है, कंपनी की तरफ से डिले हुआ है। तो जो पेमेंट में डिले हुआ है मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस वजह से मैं ज्यादा टैक्स नहीं पे करूंगा। तो यू डू नॉट पे मोर टैक्सेस। तो इसलिए हम टैक्स पे नहीं करते, गवर्नमेंट कहती है आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी डिले नहीं हुआ। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अब आगे देखो। Usually salary income is received as it becomes due, but it's quite often that an employee may receive a component of his salary in the form of arrear or advance salary in the course of employment. ज़्यादातर 99% केसेस में यही होता है कि जो सैलरी की जो इनकम होती है जैसे ही वो ड्यू हो गई है वैसे ही वो रिसीव्ड हो जाती है। अब ड्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर इस मंथ की जो सैलरी है वो तभी ड्यू होगी ना जब आप काम कर देंगे। तो कभी कभी केसेस में ये होता है कि इस मंथ, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये मंथ चल रहा है मई है, अब मई की जो सैलरी होती है वो मई की लास्ट डेट पे ड्यू हो जाती है, या जो मई की सैलरी होगी वो जून के फर्स्ट डेट पे ड्यू हो जाएगी। ड्यू मीन्स अब आपने काम कर दिया, अब आपकी सैलरी बनती ही बनती है। तो जैसे ही ड्यू हुई वैसे ही रिसीव्ड हो जाती है। ये 99% केसेस है। बट कभी कभार क्या होता है कि कंपनी में जैसे लॉसेस हैं या कोई अनफोर्सीन सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से कंपनी को एकजुट होकर मिलना पड़ता है, तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉय होता है वो जो सैलरी का पार्ट या पूरी सैलरी उसको इन द फॉर्म ऑफ एरियर्स मिलती है। दैट मीन्स मई की सैलरी उसको जुलाई में जाके मिल रही है, ठीक है। या उसको ऐसा है कि कंपनी ने इस बार मई और जून की सैलरी इकट्ठे दे दी जून के मंथ में, ठीक है, या आपके मई के मंथ में ही मई और जून की सैलरी दे दी, तो एडवांस सैलरी दे दी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन दैट केस रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 89 इज अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, as then the assessee might have to pay higher taxes because the arrear or the advance salary is taxed in the year of receipt of the same and not in the year in which it is actually due. बेटा देखो, अगर आपका जो कंपनी है, अगर आपकी जो सैलरी मई और जून की जो सैलरी बननी थी वो आपको दे रही है जुलाई वाले में, दैट मीन्स, ठीक है, या जुलाई में दे रही है, या मान लो जनवरी और फरवरी जो एक साल में आते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च की जो सैलरी बननी थी जनवरी, फरवरी और मार्च की, कंपनी उस साल में आपको नहीं दे पाई और कंपनी ने आपको जून जुलाई में दिया। दैट मीन्स यू रिसीव द इनकम इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपकी जो इनकम आपने रिसीव करी वो आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम में इंक्लूड होगा, जबकि इंक्लूड होना किस में था? पिछले वाली फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ये आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च की इनकम है, बट आपको रिसीव्ड हुई है जून, जुलाई और अगस्त में। तो अब ये इनकम आपकी इस प्रीवियस ईयर की मानी जाएगी। तो असेसी को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 18-19 में वो टैक्स दे रहा था 10 लाख रुपए पे, ठीक है, क्योंकि उसकी तो पूरी इनकम 10 लाख रुपए थी, बट जो इनकम उसको पिछले साल मिलनी थी 1 लाख रुपए, वो इसको इस साल मिली है, तो 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो अब उसको इन हैंड कितनी टोटल इनकम मिली है? 11 लाख रुपए। तो अब उसको 10 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको 11 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको हायर टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज जो एरियर्स और एडवांस सैलरी जो उसको पिछले साल की इनकम अब मिल रही है उसको बोलते हैं एरियर्स, और एडवांस का मतलब होता है जो जुलाई की इनकम मिलनी थी जुलाई में वो उसको पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में ही मिल गई, एडवांस में मिल गई, मार्च में ही मिल गई। तो उस वजह से भी उसकी इनकम पिछले साल में ज्यादा हो गई होगी।
जो इनकम उसकी जुलाई वाले फाइनेंशियल ईयर में ऐड होनी थी वो तो उसके मार्च वाले फाइनेंशियल ईयर में ऐड हो गई, जिस वजह से उसकी इनकम बढ़ जाती है। दैट मीन्स जो भी याद रखना, जो भी एरियर्स होते हैं या जो भी एडवांस सैलरी होती है वो हमेशा याद रखना कब टैक्स की जाती है, वो टैक्स की जाती है बेटा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट में। जिस ईयर में आपको रिसीव हुई है उस ईयर में वो टैक्स की जाएगी, ना कि जिस ईयर में वो ड्यू हुई है। एक बात बताओ, जो सैलरी उसको फरवरी में मिलनी चाहिए थी तो वो तो फरवरी में ड्यू हुई, पर मिली तो उसको जुलाई में, तो जुलाई वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की जाएगी, ना कि फरवरी वाले फाइनेंशियल ईयर में। बात समझ आ रही है? अगर वो फरवरी वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की जाती तो फाइनेंशियल ईयर में तो फिर घपला ही नहीं होता, उसको उतने इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है। रिलीफ का कंसेप्ट तो आता ही नहीं। रिलीफ का कंसेप्ट आया ही इस वजह से कि क्योंकि उसकी इनकम जो पिछले साल में जुड़नी थी वो उसकी इनकम इस साल में जुड़ रही है, और इस साल में इनकम जो इस साल की भी है प्लस पिछले साल की भी इनकम जुड़ रही है, तो उसको ज्यादा अमाउंट टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए ही रिलीफ का कंसेप्ट आया। बात समझ आ रही है? एरियर्स और जो भी एडवांस होते हैं, सैलरी पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, एरियर्स और जो भी एडवांस होते हैं सैलरी में, ठीक है, वो हमेशा याद रखना वो किस पे बेसिस पे टैक्स किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसिप्ट ईयर, कौन से ईयर में वो रिसीव्ड हो रहे हैं, ना कि उनके बेसिस पे ड्यू वाले बेसिस पे। क्लियर हो रहा है? अब आगे देखो, the difference in the tax liability is due in due year and in the receipt year might be due to changes in the slab rate। टैक्स लाइबिलिटी का जो डिफरेंस आ रहा है इन द ड्यू ईयर, अगर वो फरवरी की इनकम फरवरी की ड्यू में मिल जाती, या जो इनकम मुझे ड्यू बेसिस पे अगर मैं टैक्स लगाती तो इतना टैक्स बनता, बट फरवरी की इनकम मिली तो जुलाई में, इसलिए जुलाई की जो इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम है प्लस जुलाई वाली इनकम को भी ऐड कर रही हूँ, तो ज्यादा अमाउंट इनकम बन रहा है, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। और अगर पिछले साल के हिसाब से देखूं तो पिछले साल में इतना टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो जो टैक्स लायबिलिटी अगर मैं ड्यू ईयर के बेसिस पे देखूं और रिसिप्ट बेसिस पे देखूं, इन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स ही आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इनकम चेंज हो रही है ना आपकी। फॉर दिस रीजन द प्रोविजन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कम्स इन। इसी वजह से इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आपके पास जो सेक्शन था 89 रिलीफ ऑफ टैक्स का, ये कंसेप्ट आया था, क्योंकि जो इनकम पिछले साल की बननी थी, जो ड्यू पिछले साल में होनी थी, बट वो रिसीव इस साल में हुई है, जिस वजह से पिछले साल का जो टैक्स बन रहा है और इस साल का जो टैक्स बन रहा है एरियर्स की वजह से वो ज्यादा बन रहा है, डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। वो डिफरेंस को आपको सेव करने के लिए रिलीफ दिया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का? ठीक है। अब आगे देखो, आई नो ये थ्योरी है, आपको थोड़ा सा समझ आएगा और थोड़ा सा नहीं भी समझ आएगा, बट जस्ट आपको रिलीफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगी तो आपको थ्योरी समझ होगी, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब व्हेन इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89 अवेलेबल? हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलता ही कब है? देखो, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल व्हेन सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स और इन एडवांस। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, जब भी आपको सैलरी, आपकी एडवांस सैलरी मिल रही है इस ईयर में, या आपकी जो पिछले साल की सैलरी इस ईयर में मिल रही है, जो ड्यूज हैं, एरियर्स हैं, ठीक है, तब हमें रिलीफ का कंसेप्ट मिलता है। सैलरी रिसीव फॉर मोर देन 12 मंथ्स। बेटा एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की जो सैलरी है वो तो मिल रही है, प्लस उससे ज्यादा महीने की भी सैलरी मिल रही है, मोर देन 12 मंथ्स की सैलरी मिल रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ज्यादा सैलरी मिल रही है, दैट इज इनडायरेक्टली एडवांस कंसेप्ट। फैमिली पेंशन बीइंग रिसीव्ड इन एरियर्स, जो पेंशन मुझे रिसीव्ड होनी थी पिछले साल में वो इस साल रिसीव्ड हो रही है एरियर्स में जो पेंशन है। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में आपको बहुत लमसम अमाउंट मिलता है, जिस वजह से आपकी इनकम हमेशा ज्यादा जाती है, और ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स जाएगा। तो ग्रेचुटी का अगर अमाउंट आपको इस साल मिल रहा है तो भी आपको क्या मिलेगा? रिलीफ। कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टर्मिनेट हो गया, उसके ऑफिस से निकाल दिया गया, उसकी वजह से उसको जो कंपनसेशन रिसीव होती है उसके लिए भी उसको क्या मिलता है? एक अमाउंट ज्यादा हो जाता है, इनकम ज्यादा मिलती है, तो इस वजह से उसकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसको रिलीफ का कंसेप्ट मिलता है। और कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? जो लमसम अमाउंट मिलता है। जब भी आपको लमसम अमाउंट मिलता है तो हमेशा आपकी इनकम एड ऑन होके आती है, तो आपको हायर टैक्स पे करना पड़ता है। हायर टैक्स से सेव करने के लिए आपको रिलीफ का कंसेप्ट आता है। बात समझ आ रही है? One important thing to note that is that relief can only be claimed if tax payable is actually higher due to receipt of such arrears। अगर आपको वो एरियर्स की वजह से आपकी जो इनकम है वो ज्यादा बन गई है और ज्यादा इनकम की वजह से आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तभी आपका रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। इफ देयर इज नो एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी, रिलीफ इज नॉट अलाउड। अगर मान लो जो एरियर्स की वजह से आपकी इनकम पे इफेक्ट नहीं आया और उस वजह से आपको टैक्स लायबिलिटी में ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। बट आपको एरियर्स या एडवांस की वजह से या जो पेंशन आपको
आपको मिली है एरियर्स में या ग्रेच्युटी का जो अमाउंट मिला है उस वजह से आपकी टोटल इनकम बढ़ गई है और टोटल इनकम की बढ़ने से आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई है, तब आपको रिलीफ का कंसेप्ट मिलेगा। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हुई? ओके। तो अभी तक मैंने आपको ये रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो थ्योरेटिकल समझाया है। इसके बाद हम रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकली भी समझेंगे। बस आपको इस वीडियो में ध्यान रखना है कि रिलीफ होता क्या है, रिलीफ में हम क्या क्या पढ़ते हैं और कब हमें रिलीफ का कंसेप्ट मिलता है, और रिलीफ अंडर सेक्शन कौन से सेक्शन में आता है। अगर आप थ्योरेटिकल की बात करें तो आपके पेपर में अगर कंसेप्ट आता है एक्सप्लेन अ शॉर्ट नोट ऑन रिलीफ, तो आपको पूरा नोट लिख कर आना है कि रिलीफ होता क्या है, क्यों रिलीफ दिया जाता है, रिलीफ कब कब मिलता है, कौन से सेक्शन में मिलता है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करके आना है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस। डू इट राइट नाउ। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेंगी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।